टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। तो अब बिग ओ नोटेशन, व्हाट इज बिग ओ नोटेशन? बिग ओ notation is used in computer science to describe the performance or complexity of an algorithm. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस में जो एक नोटेशन यूज होती है, बिग ओ नोटेशन इसको कहते हैं, तो वो कहाँ पे यूज हो रही होती है? जब हम परफॉर्मेंस या कम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम की फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम इस नोटेशन को यूज करते हैं। तो बिग ओ specifically describes the worst case scenario and can be used to describe the execution time required or the space used by an algorithm. तो अब बिग ओ स्पेसिफिकली जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, अमूमन इसी तरह ही होता है कि हम अपने एक एल्गोरिदम का, आगे चल के एग्जांपल्स आएंगी, आप देखेंगे कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा उसको हम बिग ओ नोटेशन के जरिए डिस्क्राइब करेंगे। And can be used to describe the execution time required or the space used by an algorithm. कि जितना एग्जीक्यूशन टाइम कितना रिक्वायर्ड है या फिर स्पेस कितनी चाहिए एक एल्गोरिथम को, तो हम बिग ओ नोटेशन को ही यूज करते हुए ये चीजें सारी फाइंड आउट करेंगे। अब जो मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कांस्टेंट्स की, एक कांस्टेंट का एनालिसिस किस तरह किया जाता है। जो हमारे पास अगर प्रोग्राम हम लिखते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो उनको किस तरीके से देखा जाता है बिग ओ नोटेशन के जरिए। हमारे पास सिंपलेस्ट जो केस होता है वो ओ ऑफ वन टाइम स्टेटमेंट होती है। जो सिंपलेस्ट हमारा केस होगा बिग ओ ऑफ वन उसे लिखेंगे कि जो जिस तरह यहाँ पे इस स्लाइड में एग्जांपल दी गई है, असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑफ सिंपल डेटा टाइप इंट x इज इक्वल टू y। अगर आपने x को y असाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक x जो है वो एक कांस्टेंट है, y की कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एनी वैल्यू, तो आप वो दे सकते हैं। तो इसमें x जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा और इसकी हमेशा जो बिग ओ नोटेशन आएगी वो o ऑफ 1 ही आएगी, बिग ओ ऑफ 1 आएगी। अब अगर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है y इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 4 माइनस जेड, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो इसको भी हम कांस्टेंट ही तस्वर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर y की कोई वैल्यू है या z की कोई वैल्यू है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई और माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो y को एक कांस्टेंट असाइन हो जाएगा। तो y को जब कांस्टेंट असाइन होगा तो हम कहेंगे कि y की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है आफ्टर जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, तो उसकी बिग ओ नोटेशन हमेशा जब आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो ओ ऑफ 1 आएगी। अब एरे रेफरेंसिंग है, ए ऑफ जे 10 ए ऑफ जे जो है एक एरे है जिसको सर ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इसमें जो y इक्वल या x इक्वल नहीं आना था, अगर x कांस्टेंट है हमारे पास तो। किधर फर्स्ट जो असाइनमेंट है सर अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, हाँ जी, ये कोई और स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये ऊपर वाली है। ठीक है सर, मैंने कहा पता नहीं वो स्टेप बाय स्टेप आप आ रहे हैं। नहीं स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये आपको एग्जांपल दी जा रही है, एग्जांपल दी जा रही है कि इस तरह के अगर ऑपरेशन मैथमेटिकल आपके पास आएंगे तो उनकी जो हम बिग ओ नोटेशन निकालेंगे
यानी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो O ऑफ 1 होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरे रेफरेंसिंग आ रही है, A ऑफ J इज इक्वल टू 5। तो A ऑफ J जो एक एरे है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन की गई है वन एलिमेंट ऑफ एरे की गई है। जी मोहम्मद शकील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये पूछना था कि जो भी कांस्टेंट स्टेटमेंट होगी उसकी बिग O नोटेशन जो होगी वो O ऑफ 1 होगी। जी हमेशा O ऑफ 1 होगी। ठीक है सर। अब जो एरे रेफरेंसिंग है, यहाँ पे ये भी एक कांस्टेंट ही है। आपके सामने एक एरे डिक्लेयर की गई है जिसका एक एलिमेंट है 5, और इसको भी हम जब बिग O नोटेशन इसकी, जब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसकी बिग O नोटेशन भी क्या होगी, वो O ऑफ 1 ही होगी। अब ये मोस्ट जो O ऑफ 1 है इसमें तो हम कांस्टेंट बुलियन भी तो ले सकते हैं। वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं आपके पास, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं लास्ट में, मोस्ट कंडीशनल टेस्ट इफ x इज लेस देन 12, ये काफी सारी और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने रखी हैं यहाँ पे कि आपको ताकि समझ आए कि जो कांस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी कौन सी हो सकती हैं। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर जो बिग O नोटेशन हम यूज करते हैं वो कंडीशन पे तो नहीं डिपेंड कर रहा होता, वो तो हमारे एल्गोरिदम पे नहीं डिपेंड कर रहा होता कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी किसी भी कंडीशन को सॉल्व करने, क्योंकि हम उसी लिहाज से फिर एल्गोरिदम अपना चूज करते हैं ना। जैसे अब हमारे पास कोई कंडीशन हो जिसकी बिग O नोटेशन O ऑफ n बन रही है या n स्क्वायर बन रही है या O ऑफ n1 बन रही है, तो हम उसी लिहाज से उस कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जी ऐसा ही होगा। लेकिन जो सिंपल कांस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, मैं फिलहाल उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी जो बिग O नोटेशन होगी, आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ही निकालेंगे। तो वर्स्ट केस में वो n भी हो सकती है, n स्क्वायर भी हो सकती है, n क्यूब भी हो सकती है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। जी अक्सर इजाज। सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट है, जो y के अंदर जो आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इसके अंदर अपडेट हो रहा है, y मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 - z, तो इसके अंदर y की वैल्यू अपडेट हो रही है दोबारा दोबारा, तो ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जब इसकी लास्ट वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट होके वो एक कांस्टेंट ही होगी। सही, तो इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन जब आएंगे तो आपकी हमेशा जब आपके प्रोग्राम में ये चीजें यूज होंगी तो वो उसकी जो अरिथमेटिक जो बिग O नोटेशन आएगी वो O ऑफ 1 आएगी। समझाने का मकसद मेरा ये है। जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं तो कंडीशनल टेस्ट जो होते हैं, इफ x इज लेस देन 12 हमारे पास एक टेस्ट है, तो हम कहेंगे इसकी भी बिग O नोटेशन हमेशा जो होगी वो O ऑफ 1 ही होगी, अगर हमारे प्रोग्राम में ये चीज यूज हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं लूप्स की तरफ कि लूप्स को किस तरह एनालाइज किया जाता है। एनी लूप हैज टू पार्ट्स, हाउ मेनी आइटरेशंस आर परफॉर्म, हाउ मेनी स्टेप्स पर आइटरेशन। यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इन सम इज इक्वल टू 0 j, ये एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर j is equal to 0, j is less than n, j plus plus, and sum is equal to sum plus j। ये करता क्या है, ये सिंपल सी एक फॉर लूप है जो कि n-1 टाइम्स चलेगी और हर दफा j में +1 का इजाफा करेगी, और ये क्या करेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस j, यानी कि जो हमारे पास सम 0 पड़ा हुआ है उसमें हर आइटरेशन पे j जितनी दफा अपडेट होता रहेगा उसके साथ उसको प्लस करते करते लास्ट में हमें सम दे देगी। अब यहाँ पे देखनी क्या चीज है, यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि लूप्स एग्जीक्यूट
executes n times 0 to n-1। जो लूप चलेगी वो 0 से लेके n-1 टाइम्स चलेगी। और big O of 1 steps per iteration, जो हर आइट्रेशन होगा उस पे O of 1 ही हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी हर स्टेप पे। यानी कि जे 0 टाइम से जे 1 टाइम चलेगा, जब जे 2 टाइम चलेगा, जे n टाइम चलेगा। यानी कि हर आइट्रेशन पे जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ 1 आएगी। और ये हमारी जो लूप चल रही है वो n टाइम्स चल रही है, यानी कि n-1 टाइम चल रही है। तो टोटल टाइम इज, टोटल जो हम टाइम निकालेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, वो क्या होगी? n होगी, क्योंकि लूप जो चल रही है वो n टाइम्स चल रही है, इनटू O ऑफ 1। O ऑफ 1 क्यों हमने यहाँ पे लिखा है? क्योंकि हर आइट्रेशन जो ले रही है वो O ऑफ 1 टाइम्स ले रही है, और टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है? n आइट्रेशंस हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं O ऑफ n इंटू 1। तो इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। Sir, there is a confusion. Can I ask? जी सर असाइनमेंट जो ऊपर लिखी हुई है, असाइनमेंट मतलब हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है, तो इसके लिए भी बिगो एन, सॉरी ये बिगो 1 जो है ये इसके लिए नहीं आएगा, जस्ट आइट्रेशन लूप के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, वो जस्ट मैं पूछना चाह रहा था। जो इससे पहले मुझसे क्वेश्चन किया गया था, किसी ने पूछा था कि जो हमारी वर्स्ट, क्यों हम O ऑफ n, यानी कि किसी एक स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसकी वर्स्ट जो होती है वो ऑफ n भी हो सकती है, O ऑफ 1 भी हो सकती है। ये आगे की स्लाइड में वो चीजें भी मैंने क्लियर की हुई, जो आपका क्वेश्चन है कि उसकी int sum इज इक्वल टू 0 j, क्योंकि डिक्लेरेशन है, इसकी O ऑफ 1 ही होगी। लेकिन जो हमारी इस प्रोग्राम की वर्स्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो लूप के अंदर आ रही है, यानी कि लूप जो है वो n टाइम्स चल रही है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस होल प्रोग्राम की, हम एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं देख रहे। ओके, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द लूप, व्हिच मींस दैट जी, तो इसमें लूप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो, यानी कि हायर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस होल प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है। अब नेस्टेड लूप्स की तरफ आते हैं। इनको भी ट्रीट आपने जस्ट लाइक ए सिंगल लूप करना है एंड एवेल्युएट ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग एज नेस्टेड लूप। तो यहां पे इंटीजर है हमारे पास जो डिक्लेयर किए हैं j और k। अब जो पहली लूप चल रही है आपके सामने सेम उसी तरह चल रही है जिस तरह पहले आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि सिंगल लूप जो हमने चलाई थी, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। और लूप के अंदर जो लूप चल रही है जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, फॉर k इज इक्वल टू n, k इज ग्रेटर देन 0, k माइनस माइनस, एंड सम प्लस इज इक्वल टू k प्लस j। इस प्रोग्राम की आउटपुट जो भी आ रही है, सम में प्लस हो रहा है j की वैल्यू और k की वैल्यू हर आइट्रेशन पे। लेकिन हमने यहाँ पे एनालिसिस किस चीज का करना है? एनालिसिस करना है नेस्टेड लूप्स का। स्टार्ट विद आउटर लूप, हाउ मेनी आइट्रेशंस? जो आउटर लूप है वो कितने आइट्रेशंस चल रही है? n टाइम्स चल रही है, यानी कि n-1 टाइम चल रही है। हम इसको n ही यहाँ पे कह सकते हैं कि ये n टाइम्स चल रही है, 0 से लेके n-1 तक चल रही है। सो हाउ मच टाइम पर आइट्रेशन नीड टू एवेल्युएट इनर लूप? हम इनर लूप के अंदर आएंगे कि वो कितने टाइम, इनर लूप कितने टाइम चल रही है। तो इनर लूप जो यूज कर रही है वो O ऑफ
n टाइम्स। ओ ऑफ n टाइम्स क्यों यूज कर रही है? क्योंकि जो ओ ऑफ जो इनर लूप है हमारे पास, आउटर लूप है जो, वो हाउ मेनी आइट्रेशंस, वो n आइट्रेशन चल रही है। तो जितने आइट्रेशंस आउटर लूप चलेगी इतने ही आइट्रेशन जो होंगे वो इनर लूप चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप है वो यूज कितने कर रही है? ओ ऑफ n टाइम्स, जो कि पिछली स्लाइड में भी आप देख चुके हैं कि ये जो लूप है वो n टाइम्स चल रही थी। तो हर आइट्रेशन पे जो हमारी कंप्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ 1 आ रही है, लेकिन हम ओवरऑल अगर कंप्लेक्सिटी इसकी निकालना चाहें इनर लूप की तो वो O ऑफ n टाइम्स होगी। तो O ऑफ n टाइम्स अगर इनर लूप की है तो आउटर लूप कितने टाइम्स चल रही है? n टाइम्स चल रही है, 0 से लेके n तक चल रही है। तो हम टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी नेस्टेड फॉर लूप की अगर निकालेंगे तो वो n क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय O ऑफ n। O ऑफ n क्या है? जो हमारी इनर लूप की कंप्लेक्सिटी निकली है वो O ऑफ n है। तो आउटर लूप की जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस चले हैं वो n आइट्रेशन चले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि O ऑफ n क्रॉस n, यानी कि O ऑफ n स्क्वायर है इसकी कंप्लेक्सिटी। सर अगर आउटर लूप अगर फॉर एग्जांपल n टाइम चल रहा है और इनर लूप अगर m टाइम चले तो क्या इसकी कंप्लेक्सिटी O ऑफ n m होगी? जी, O ऑफ n m। क्योंकि हम इसको यहाँ पे n दिया है तो दिस मीन कि वो n टाइम चल रही है। अगर m टाइम चल रही है तो n को m के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कंप्लेक्सिटी निकली है वो O ऑफ n स्क्वायर निकली है। तो यहाँ पे एक चीज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि जो पिछली स्लाइड में जो कंप्लेक्सिटी आई थी वो O ऑफ n आई थी, और यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर आई है नेस्टेड फॉर लूप में। तो O ऑफ n जो कंप्लेक्सिटी है वो हमारी लेस कम्प्लेक्स है। ये प्रोग्राम जो हमारा ये वाला प्रोग्राम है उससे लेस कम्प्लेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि O ऑफ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n। तो जो हमारी नेस्टेड फॉर लूप की जो यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ग्रेटर आ रही है जो हम फॉर लूप का एनालिसिस किया है। अब सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि किसी ने अभी क्वेश्चन भी किया था, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फॉर ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कंप्यूट देयर कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस इंडिविजुअली एंड सम देम आउट। हमने क्या करना है कि सीक्वेंस ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने कंप्यूट करना है, उनकी कम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करना है इंडिविजुअली एंड सम देम आउट। यहां पे आप देख सकते हैं for j is equal to 0, k is less than j plus plus, k is equal to 0, k is less than j, k plus plus। और ये कितने टाइम चलेगी इसको भी हम कह सकते हैं कि ये आउटर जो लूप है ये सेम पिछले वाला प्रोग्राम है, यही नेस्टेड फॉर लूप है। तो हम ये जान चुके हैं कि नेस्टेड फॉर लूप जहां पे होगी उसकी जो कंप्लेक्सिटी आएगी वो ऑफ n स्क्वायर आएगी। और जो फॉर लूप जो चल रही है, क्योंकि यहां पे हमने प्रोग्राम को कंबाइन कर लिया है, यहां पे हम चला रहे हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स चला रहे हैं। तो जो पहला जो सीक्वेंस है प्रोग्राम का वो नेस्टेड फॉर लूप का है यहां तक। तो इसकी जो कंप्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो ये जो फॉर लूप चल रही है इसकी जो कंप्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n आ रही है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि हम जो प्रिंट ले रहे हैं किसी भी चीज का, यहां से जो चीज कांस्टेंट एक आएगी ना, यानी कि हर दफा जब आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के साथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के पास, यानी कि इसने तो प्रिंट करवाना है। तो अब प्रिंट क्या चीज करवाएगा, इसने सम
को सम की जो लास्ट वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है, और हर दफा क्या करेगा, वो अपडेट करेगा, सम में अपडेट होती जाएगी, यानी कि लास्ट में हमें सिर्फ सम शो करेगा। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम की अगर आपसे कोई पूछ भी ले असाइनमेंट्स में या फिर क्विज़ेस में या इस तरह की कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हों, इससे मोर कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी हों, तो आप अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है उस प्रोग्राम की, तो आपने O ऑफ n स्क्वायर जो हमारा जो पहली स्टेटमेंट चली है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है, प्लस O ऑफ n और प्लस O ऑफ 1। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कितना कम्प्लेक्स है, ये O ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो हमारी वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी आ रही है इस प्रोग्राम की वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम है उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n स्क्वायर है। हम जो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं जो चीजें, इनको हम जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे उसमें से इसको निगलेक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास बचेगी जो हायर कम्प्लेक्सिटी है वो बचेगी O ऑफ n स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर होगी। सर हम इसको निगलेक्ट क्यों करते हैं? निगलेक्ट इसलिए करते हैं कि क्योंकि हायर कम्प्लेक्सिटी हमने वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्स्ट केस है वो O ऑफ n स्क्वायर है, ना कि O ऑफ n है। मैंने पहले ही बता दिया है कि O ऑफ n इज लेस देन O ऑफ n स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि O ऑफ n स्क्वायर is more complex than O of n. So our worst case complexity of this program should be O of n square. Thank you, sir. तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी को। एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है, T of n is equal to n cube प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों को यहाँ पे ड्रॉप करना है। एक रूल बना लें। We analyze time complexity for very large input size, worst case scenario। अब यहाँ पे रूल है एक कि ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स। आपने ड्रॉप किसको करना है? जो आपके पास लोअर ऑर्डर टर्म्स होंगी, जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। ये लोअर ऑर्डर टर्म्स थी, इनको हमने क्या कर देना है? निगलेक्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास हायर जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो अब यहाँ पे जो लेस कम्प्लेक्स जो आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारा रूल है कि ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स। लोअर ऑर्डर टर्म्स जो होंगी इनको हमने ड्रॉप कर देना है। तो फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी इस प्रोग्राम की? n क्यूब होगी, क्योंकि जो हायर कम्प्लेक्स जो हमारे पास टर्म है वो कौन सी है? n क्यूब। अब दूसरी जो चीज है ड्रॉप कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स। इस चीज को लाजमी आपने देखना है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स होंगे उनको भी हमने क्या कर देना है? ड्रॉप आउट कर देना है। ड्रॉप आउट किस तरह करना है? यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, 17n4 प्लस 3n क्यूब प्लस 4n प्लस 8। यहाँ पे इस एग्जांपल में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमने रूल बनाया है। ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म, लोअर ऑर्डर टर्म्स आपकी ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे n पावर 4 जो है वो हमारे पास मोर कम्प्लेक्स है, यानी कि हायर स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ड्रॉप कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स, पहली बात तो ये कर देनी है। ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स और ड्रॉप कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स। कांस्टेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है?
यहाँ पे 17 जो है ये कांस्टेंट चीज है, वो मल्टीप्लाई हो रही है n की पावर 4 के साथ, तो हमने कांस्टेंट्स को भी निग्लेक्ट कर देना है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है t ऑफ n इज इक्वल टू 17n4 प्लस 3n क्यूब प्लस 4n प्लस 8, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी बन रही है वो n की पावर 4 बन रही है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n की पावर 4 बन रही है। तो यहाँ पे इस स्लाइड से हमें ये पता चला है कि अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है या मैथमेटिकल जो प्रोग्राम है या फिर इसी तरह की लूप्स अगर चलती हैं, उनमें जब हम टोटल कास्ट निकालेंगे तो टोटल कास्ट में से ये दो रूल आपने फॉलो करने हैं कि लोअर ऑर्डर टर्म्स जो होंगी उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तो सिंपल आपने इक्वेशन लिखी है, आप पिछली इक्वेशन में जाके यहाँ पे लोअर ऑर्डर टर्म अगर इसके साथ अगर हम 10 लिख देते हैं, 10n स्क्वायर आ रही है इसकी कम्प्लेक्सिटी, तो 10 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे और जो लोअर ऑर्डर टर्म्स होंगी उनको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो जो टोटल हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बचेगी वो O ऑफ n स्क्वायर बचेगी। अब रनिंग टाइम को निकालने के लिए जो रूल है वो ये है कि रनिंग टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स हम किसको कह रहे हैं, ये एक फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है और ये तीसरा फ्रेगमेंट है। तो हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स इज इक्वल टू टोटल रनिंग टाइम। तो सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल फ्रेगमेंट्स, तो हमारे पास जो पहला फ्रेगमेंट इस एग्जांपल में दिया हुआ है इंट a इज इक्वल टू 5 a प्लस प्लस, ये क्या चीज है, हमारे पास ये चीज सिंपल स्टेटमेंट्स आ रही है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा जो आ रहा है वो फ्रेगमेंट 1 आ रहा है। और जो फ्रेगमेंट 1 है इसके रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि जहां पे भी कांस्टेंट्स आएंगे उनकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 होगी। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप चल रही है, n टाइम्स चल रही है, n-1 टाइम्स चल रही है, तो ये एक सिंगल लूप है। तो ये हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है, फ्रेगमेंट 2 है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो O ऑफ n आ रही है। अब जो पहला जो फ्रेगमेंट हमारे पास चला है उसकी कम्प्लेक्सिटी आई है O ऑफ 1, और जो दूसरा फ्रेगमेंट चला है उसकी कम्प्लेक्सिटी आई है O ऑफ n, और जो तीसरा जो हमारे पास फ्रेगमेंट चल रहा है वो नेस्टेड फॉर लूप है। इसकी एग्जांपल हम पीछे देख चुके हैं, नेस्टेड लूप है। तो ये फ्रेगमेंट 3 है, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस रूल के मुताबिक रनिंग टाइम T ऑफ n इज इक्वल टू सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स। सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स क्या बन रहा है, O ऑफ 1 प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n स्क्वायर बन रहा है। यानी कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को की एनालिसिस करेंगे, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करेंगे, तो आपने उस प्रोग्राम को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पे जी जानजेब, जानजेब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, स्लाइड नंबर 20 और 23 पर जो n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी बन रही है उसकी तो समझ आई है, लेकिन 21 पर n स्क्वायर जब कम्प्लेक्सिटी बनी थी तो उसकी समझ नहीं आई कि 1 स्क्वायर कैसे बनी थी। 21 पे 21 पर। अच्छा,
सर यहाँ पे जो नेस्टेड लूप की n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी बनी, क्योंकि जो दूसरे वाली लूप है, जो नेस्टेड लूप है, वो k इज लेस देन j है, तो वो हमेशा तो n टाइम नहीं चलेगी। कौन सी? सर ये नेस्टेड लूप जो है ना k वाली, ये k इज लेस देन j है, तो जी ये अगर लेस देन n हो तब n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी नहीं बनेगी। लेस देन n, तो लेस देन n ही है ना, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। सर अच्छा, सर k, दूसरी जो नेस्टेड लूप की आप जी बात सर, कर, जी सर, जी सर। k इज लेस देन j, तो j भी यहाँ पे j इज लेस देन n है, ये भी तो n टाइम्स ही चल रही है ना। सर लेकिन n पहली इटरेशन में सॉरी k सिर्फ, n माइनस 1 टाइम चल रही है, तो उसको हम तसव्वुर यही करेंगे कि ये n टाइम्स है, क्योंकि तो पहली इसलिए इटरेशन में तो j सिर्फ 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, तो k हमेशा तो n टाइम नहीं चलेगा, तो इसको हम n टाइम n कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हमें ये भी पता नहीं है ना ये कितने टाइम चलेगा, यहाँ पे जितनी जी जी n जी। की वैल्यू होगी उतने टाइम चलेगा ना। तो हम मैथमेटिक्स में यही कहते हैं कि जिसकी हमें पता ना हो किसी चीज का, हम कहते हैं कि ये n टाइम्स चलेगी, तो इसलिए हमने ठीक, कम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n रखी। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पे जो हमने फ्रेगमेंट्स की बात की है, तो फ्रेगमेंट्स में O ऑफ 1 जो है वो पहला फ्रेगमेंट का आंसर आया है, O ऑफ n जो है वो दूसरे फ्रेगमेंट का आंसर आया है, यानी कि जो कम्प्लेक्सिटी हमारी निकली है, और O ऑफ n स्क्वायर जो है वो तीसरे फ्रेगमेंट की कम्प्लेक्सिटी निकली है। तो हम हमारे रूल के मुताबिक रनिंग टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ रनिंग टाइम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स, तो हमारे पास जो रनिंग टाइम है T ऑफ n जो है इज इक्वल टू O ऑफ 1 प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल कास्ट निकली है वो O ऑफ 1 है प्लस O ऑफ n है प्लस O ऑफ n स्क्वायर है। लेकिन हम टोटल कास्ट अगर पिछली स्लाइड के मुताबिक अगर निकालना चाहें, तो हम जो लोअर स्टेटमेंट्स हैं, लोअर ऑर्डर स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इस जो टोटल प्रोग्राम है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो O ऑफ n स्क्वायर ही निकलेगी। अब यहाँ पे वही जो पिछली स्लाइड पे जो हमने अभी एग्जांपल की है उसी को हमने सीक्वेंस में लिख दिया है कि ये पहला सीक्वेंस बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है और ये तीसरा बन रहा है। तो T ऑफ n जो निकल रहा है हमारे पास वो O ऑफ 1 O ऑफ n प्लस O ऑफ n स्क्वायर ही निकलेगा। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, सम जनरल रूल्स में ये चीज आ रही है कि इफ सम कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन है फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n आ रही है। अब एल्स जो स्टेटमेंट चल रही है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ पे रूल जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, पिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंडीशन विच इज वर्स्ट केस, तो आपने उस कंडीशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो लेनी है जिसका वर्स्ट केस आ रहा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता यूं है कि वो चलती हैं उस कंडीशन के मुताबिक। तो अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम जो चली है वो ये कंडीशन चली है, दूसरे टाइम ये चली है, तो हम ओवरऑल इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर निकालना चाहें तो वो O ऑफ n स्क्वायर ही होगी, क्योंकि जो हमारे पास बिग कम्प्लेक्सिटी आ रही है, हायर कम्प्लेक्सिटी आ रही है, वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है इस कंडीशन में। तो कॉमन टाइम कम्प्लेक्सिटीज ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके एल्गोरिथम्स काफी सारे चलेंगे वो इन टाइम कम्प्लेक्सिटीज पे ही चलेंगे। जब हम कांस्टेंट की कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो O ऑफ 1 जब कम्प्लेक्सिटी आएगी हम उसको कहेंगे ये कांस्टेंट टाइम है। O ऑफ log n जो चलेगी वो log टाइम होगा, और O ऑफ n जब चलेगी वो लीनियर टाइम होगा। O ऑफ n जो है जो हम ऑलरेडी चला चुके हैं, O ऑफ n ये लीनियर टाइम है,
और जो O ऑफ 1 जो चली थी वो कांस्टेंट टाइम था। O ऑफ log n जो है उसको हम log टाइम कहेंगे, और O ऑफ n log n को हम log लीनियर टाइम कहेंगे। O ऑफ n स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टाइम कहेंगे, और O ऑफ n क्यूब को क्यूबिक टाइम कहेंगे। O ऑफ 2 की पावर n जब होगी उसको हम एक्सपोनेंशियल टाइम कहेंगे। और हमेशा मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम जो होगा वो क्यूबिक टाइम या क्वाड्रेटिक टाइम से हमेशा हायर होता है। अगर किसी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम में आ रही है, मतलब एक फ्रेगमेंट चल रहा है वो क्वाड्रेटिक टाइम में चल रहा है, दूसरा फ्रेगमेंट जो चल रहा है वो क्यूबिक टाइम में चल रहा है, और तीसरा जो फ्रेगमेंट चल रहा है वो एक्सपोनेंशियल टाइम में चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो सम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स जब हम करेंगे तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल टाइम होगा वो हायर कम्प्लेक्स होगा। तो उसको हम कह सकते हैं कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो हायर है देन क्यूबिक टाइम या क्वाड्रेटिक टाइम। इवन O ऑफ n की पावर अगर 10 हो तो 2 की पावर n जो है वो एक्सपोनेंशियल टाइम इससे n की पावर 10 से बड़ा होगा हमेशा। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक जो एनालिसिस हैं उसमें टाइम भी अभी सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद यानी कि हमारा क्लास का टाइम भी खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो अटेंडेंस थी शहीर। जी सर। आप मुझे अटेंडेंस आज की भी अगर भेज दें, बल्कि एक एक्सेल फाइल अगर बन जाए, जो कल आपने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई थी, उसी के यानी कि आप ऊपर कॉलम में डेट लिख दें और साथ नीचे प्रेजेंट है या एब्सेंट है जो बंदा। ठीक हो गया सर, मैं भेज दूंगा आपको, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं, ओके। तो जो टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हैं इसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी कहते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस तो एक वर्स्ट केस हो सकता है, एक बेस्ट केस हो सकता है और एक एवरेज केस हो सकता है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि वो कैसे हो सकता है।